स्वागत है आपका न्यूज़ जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JNK लद्दाख हिमाचल। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। खबर यह है कि पाबंदी के बाद TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट बौखलाहट का शिकार है। TRF ने हमलों की धमकी दी है। TRF पर जब से बैन लगाया गया है उसके बाद से यह पहली प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है जिसपर उसने TRF ने यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमलों की धमकी दी है, लोगों को निशाना बनाने की धमकी दी है। और इससे पहले जो लिस्ट उसने जारी की थी उसके मुताबिक, उसके अनुसार हिट लिस्ट में शामिल लोगों को धमकी दी गई है। बैन के एक दिन बाद TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की ये धमकी सामने आई है और इस धमकी का यानी ये उसकी बौखलाहट ही बिल्कुल जाहिर है कि वो उसकी बौखलाहट है, चूंकि पाबंदी के जस्ट जो है एक दिन के इस तरह की उसकी धमकी सामने आ रही है। और TRF को आपको पहले बता दें कि गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने TRF पर बैन लगा दिया है, उस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया है और उस संगठन से जुड़े जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी जो है उन पर भी प्रतिबंध लगाई जा चुकी है। और साथ ही साथ ये कि इसके खिलाफ UAPA के तहत इसे बैन किया गया है। तो कुल मिलाकर TRF पर जो बैन किया गया है उसके बाद TRF की एक धमकी है और इस धमकी में उसने लोगों को निशाना बनाने की जो है बात कही है, वो एक तरह से धमकी उसने दी है। और एक और ब्रेकिंग आपको हम दे दें इसके साथ साथ कि TRF की धमकी तो सामने आई है और इस धमकी के बाद उसने एक ताज़ा सूची भी जारी की है, हिंदू कर्मचारियों की सूची जारी की है और निशाना बनाने की धमकी दी गई है। तो TRF पर पाबंदी के बाद TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की बौखलाहट सामने आई है। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अब एक धमकी दी है कि जो हिंदू कर्मचारी हैं उनके लिस्ट जारी की है और अब उसने कहा है कि वो निशाना बनाएगा। हमारे साथ JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के। सोढ़ी जी, कितना इसे बौखलाहट माना जाए और कितना इसे एक थ्रेट के तौर पर लिया जाए? देखिए विशाल, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि जो पाकिस्तान बेस्ड दी रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो एक फ्रंटल या ऑफशूट कहें लश्कर तोयबा टेरर आउटफिट का, उसकी बौखलाहट सामने आई है। लगभग 48 घंटे पहले ही यूनियन होम मिनिस्ट्री ने TRF को एक आतंकी संगठन जो है घोषित किया था। कल शाम को हमने देखा कि जैश-ए-मोहम्मद का जो एक ऑफशूट या फ्रंटल है PAFF, पीपल फैसिस्ट फ्रंट, उसको भी एक आतंकी संगठन घोषित किया। लेकिन TRF की बौखलाहट सामने आई है। TRF ने अभी कुछ देर पहले तो एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें ये कहा कि TRF बड़ी जल्दी ही जो उन्होंने पहले हिट लिस्ट, लगभग 5 हिट लिस्ट लोगों को टारगेट करना शुरू करेगा। हालांकि TRF ने बड़ी कोशिश की है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि एक लोकल ग्रुप है, एक इंडिजीनियस स्ट्रगल है, लेकिन TRF एक्सपोज हो चुकी है क्योंकि TRF के जो सारे आका हैं जो TRF को संचालित करते हैं वो सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और दुनिया ये जानती है कि TRF लश्कर तोयबा का एक फ्रंटल है, उनका एक ऑफशूट है। अभी कुछ देर पहले, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि TRF पहले तो एक स्टेटमेंट जारी करता है कि जो हमने पहले लिस्ट जारी की थी लोगों की, उन्हें टारगेट किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले TRF ने फिर से एक लिस्ट जारी की है जो छठी लिस्ट है और लगभग 30 से 32 लोगों के करीब TRF ने नाम घोषित किए हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत कश्मीर अलग अलग इलाकों में कश्मीर में काम कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं, उन्हें टारगेट करने की धमकी दी है। और TRF का ये कहना है कि ये लोग जो हैं कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहेस्ट पे काम कर रहे हैं, जो कश्मीरी आतंकी संगठन है उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो पहले तो इन्हें वार्निंग दी गई थी, लेकिन अब TRF ये कह रहा है कि इन्हें जो है इन पे अटैक किया जाएगा। तो ये क्लियरली एक फ्रस्ट्रेशन है TRF की। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दिलबाग सिंह, उनसे ये पूछा था कि TRF लगातार इस तरह की लिस्टें जारी कर रहा है जिसमें लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। तो उनका ये कहना था कि ये बौखलाहट है TRF की। TRF जो है
वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। जिस तरह से सुरक्षाकर्मी जो ऑपरेशन चला रहे हैं, हर आए दिन टीआरएफ के आतंकी मारे जा रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं, तो एक बौखलाहट है। लोगों में पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह की लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है। जी विशाल जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लिस्ट जारी की गई है, इससे इसका मतलब इसे कितनी गंभीरता से लेंगे जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉय जो हैं, चूंकि लगातार उनका जो है वो प्रोटेस्ट पे रहता है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें फिलहाल जो है जम्मू शिफ्ट करा दिया जाए, तो क्या उन पर इसका असर पड़ेगा? और क्या टीआरएफ जैसे संगठन यही चाहते हैं कि एक अनरेस्ट जैसा माहौल बना रहे? हालांकि टीआरएफ पर पाबंदी लग गई है, तो क्या उनकी ये लिस्ट या ये धमकी एक गिदड़ भभकी नहीं मानी जाए? देखिए विशाल, टीआरएफ जो एक आतंकी संगठन है जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उसका मंसूबा ही यही है कि किसी तरह से कश्मीर में आतंक फैलाया जाए, लोगों को परेशान किया जाए और आतंक फैला के जो है कश्मीर में एक डर का माहौल तैयार किया जाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा, टीआरएफ का जो गठन था वो 2019 में हुआ था, जब धारा 300 हटा दी गई थी। आतंक विरोधी गतिविधियां जो थी कश्मीर में वो तेजी से चल रही थी। तो जो आतंक का जितना भी नेटवर्क था, उनकी फाइनेंसेस, उनको सबको चोक कर दिया गया था। तो पाकिस्तान पे भी एफएटीएफ, तब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, पाकिस्तान पे ये दबाव था कि हो सकता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो पाकिस्तान ने दुनिया की जो नजरों में धूल झोंकने के लिए ये जो आतंकी संगठन थे उनके नाम चेंज करके उन्हें कश्मीर घाटी में ऑपरेशनल बना दिया। टीआरएफ अगर आप देखेंगे तो टीआरएफ अभी हाशिए के कगार पे है। उनके पास पावर का क्रंच है, वेपन्स का क्रंच है, इसीलिए वो सोशल मीडिया के द्वारा यूथ को रिक्रूट कर रहे हैं। हाइब्रिड टेररिज्म जो है उनके जरिए लोगों पे, सिविलियंस पे हमला करा रहे हैं। तो इस तरह की जो लिस्टें जारी करके लोगों में खौफ फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है टीआरएफ। लगातार अगर आपको याद होगा, ये छठी लिस्ट है जो टीआरएफ ने जारी की है। इससे पहले 5 लिस्टें आ चुकी हैं और एक बौखलाहट ही है, क्योंकि टीआरएफ ये जानती है कि लोगों का अगर आप नाम डिक्लेयर कर देते हो कि हम आप पे हमला करेंगे, हम आपको मार देंगे, तो पैनिक तो नेचुरली फैलेगा ही। जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय हैं, पिछले लगभग 6 महीने से वो जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जम्मू रिलोकेट किया जाए, सेफर लोकेशंस में भेजा जाए। जो आपके रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं वो भी जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हालांकि इन लोगों में डर का तो माहौल है, क्योंकि हमने देखा टीआरएफ ने जो आतंकी घटनाएं अंजाम दी हैं उसमें उन्होंने निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों पे हमला किया है। टीआरएफ ने अभी कोई सुरक्षा कर्मियों पे जैसे आतंकी हमला वैसा वो करने की हिम्मत नहीं रखता, वैसे करने की वो सलाहियत नहीं रखता। तो टीआरएफ ने एक आसान तरीका ये अपनाया है कि आप जो निहत्थे लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, जो आगे से आपका मुकाबला नहीं कर सकते, उन पे हमला करो ताकि पैनिक फैले, ताकि टेरर फैले। लेकिन हमारे जो सुरक्षा कर्मी है, चाहे वो आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, पूरी तरह से मुस्तैद है कि इन आतंकी गतिविधियों को, इन आतंकी घटनाओं को और इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम पे पहुंचाने के लिए हमारे सुरक्षाकर्मी पूरी तरह तैयार हैं। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक आपको बड़ी खबर जो भाई बता रहे थे कि टीआरएफ ने एक धमकी की है और दरअसल ये बौखलाहट का शिकार है ये संगठन, और जिस तरह से टीआरएफ को बैन किया गया है यूएपीए के तहत, उसके बाद उसकी ये बौखलाहट सामने आई है। उसने एक धमकी के साथ साथ एक लिस्ट जारी की है और उसमें हिंदू कर्मचारियों के नाम दर्ज हैं और उसमें ये धमकी है कि इन्हें हम मार देंगे। सीधे तौर से करने का मतलब उसका टीआरएफ का यही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि चूंकि टीआरएफ पर शिकंजा कसा जा चुका है और साथ ही साथ ये कि इसके असर से क्या जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं, क्या उन पर इसका असर पड़, क्या वो थोड़े आतंकित ज्यादा हो जाएंगे? हालांकि उनका प्रोटेस्ट भी जारी है, लेकिन जैसा अभी तेजस्वी सिंह सोनी बता रहे थे कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे जो जवान हैं, हमारी पुलिस है, वो बहुत ही मुस्तैद है और वो किसी भी ऐसे खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। और उसी के साथ अब ये जो PAFF की जो पर जो पाबंदी, इसे भी उसी से जोड़कर ही
देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि उनके लिए अब ये बहुत आसान नहीं रह गया है कि वो जो चाहे करें, क्योंकि जो जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, ये उन्हें बौखलाहट की तरफ लेके जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को, यानी PAFF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई इस संगठन के जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि PAFF सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है और हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती भी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने इससे पहले ही गुरुवार को TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पर भी प्रतिबंध लगाया था। PDP के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा है कि केवल आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। पर पाबंदी लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और बड़ा कदम उठाया और एक और टेरर आउटफिट PAFF पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये एक बड़ा कदम है नकेल कसने के लिए जो आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं PDP के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू। सोनू जी, क्या मानते हैं, इस कदम को किस तरह लेते हो? देखिए, ऐसे है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो फैसला आया है, ठीक है, अगर कोई टेरर को मतलब बना दे रहा है, जहाँ आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश, तो उसके ऊपर सरकार ने तो कार्रवाई करनी है। लेकिन एक बात है कि इससे पहले भी ऐसे फैसले होते रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, लेकिन हालात तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं ना। हमें तो हालात ठीक होने से मतलब जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर में शांति आए, तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये कदम इन्होंने उठाया है, सरकार का फैसला है, लेकिन एक चीज़ यहाँ सोचनी पड़ेगी कि आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, आज जम्मू कश्मीर है कहाँ। इतने कड़े आपने फैसले किए, इतनी फौज यहाँ पर है, इतना कुछ है, इतनी मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ से सरकार ये कहना चाहती है हमने जम्मू कश्मीर ठीक कर दिया, तो दूसरी तरफ से ऐसे फैसले। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए जो रोड मैप मुफ्ती साहब ने दिया था, उसके ऊपर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। हमने करके दिखाया। आपको याद होगा जब 2002 में हमारी सरकार बनी थी, ऐसे ही हालात थे, तो लेकिन हमने तो वो करके दिखाया। तो मेरी आज भी ये मानना है कि ठीक है, सरकार जो फैसला करे। देखिए, आतंकवाद एक नासूर है, इसने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है, और मैं समझता हूँ कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर जो है इससे जूझ रहा है। खासतौर कश्मीर की अगर बात करूँ तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों ने मैं कहता हूँ कि इन्होंने जंग लड़ी है। लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार को अपने फैसलों पर दोबारा सोचना चाहिए। आज वजह क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं है, तो जो रोड मैप मुफ्ती साहब का था उसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। मतलब आप बैन के खिलाफ हैं, क्या है आप? मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कोई आतंकवाद को पनप कोई बंदा कर रहा है, जहाँ आतंकवाद को शेल्टर कर रहा है, सरकार जो फैसला कर रही है उस पर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी हासिल कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारा ये मानना है कि सरकार को मुफ्ती साहब की जो पॉलिसी थी, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने रोड मैप दिया था 2002 से 2 हिलिंग टच बोल रहे हैं? मैं हिलिंग टच की नहीं, मैं बातचीत की बात कर रहा हूँ। जैसे आज सरकार DGOM लेवल पे बातचीत तो कर रही है ना, बॉर्डर पर सीज फायर है तो बातचीत से कर रहा है। कहते हैं कि मसले जम्मू कश्मीर का हल होना चाहिए। कितनी जाने जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर जाएंगी इस मसले पे, मेरा ये मानना है। हम ये कहते हैं कि आतंकवाद बुरी चीज है, आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है, और इस आतंकवाद से हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लीडरों ने शहादत दी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे वीरेंद्र सिंह सोनू, PDP के स्पोक्स पर्सन। ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही मसला हल होगा। ये जो बैन है या बाकी है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन बातचीत कीजिए, कश्मीर का मसला इसी से सुलझेगा और जो आतंकवाद है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, अनंतनाग में SIA की कार्रवाई हुई है। जी हां, अनंतनाग में SI यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई हुई है। कई जगहों पर यह कार्रवाई जारी है, और जैसे कि सूचना है उसके अनुसार जमात-ए इस्लामी यानी जो जम्मू कश्मीर की जो जमात इस्लामी है उसकी संपत्ति को जब्त करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इससे पहले भी SIA ने जमात इस्लामी की कई प्रॉपर्टीज को सीज किया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, अनंतनाग में SIA की कार्रवाई जारी है।
कई जगहों पर ये कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी जो है जम्मू कश्मीर की जो तंजीम है जमात इस्लामी, ये जमात इस्लामी की संपत्ति को वहां जब्त किया गया है और उसी की यह कार्रवाई लगातार जारी है। और हमारे संवाददाता जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, ये कहां पर यह कार्रवाई चल रही है? और इससे पहले भी हमने खबरों में अपने दर्शकों को बताया कि एसआईए की कार्रवाई जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज को सीज करने की होती रही है। आज किन जगहों पर और किन प्रॉपर्टीज को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉपर्टी सीज करने का सिलसिला है ये पिछले कुछ महीनों से जारी है। अगर हम अनंतनाग और कुलगाम की बात करें तो न सिर्फ अनंतनाग में बल्कि कुलगाम में भी आज ये कार्रवाई अंजाम दी गई। और हम आपको बताएं कि आज जो यहाँ कुलगाम है, मेन जो कस्बा कुलगाम है, वहाँ पे दारुसलाम मस्जिद के पास तकरीबन 3.5 कनाल जो है, 3 कनाल और 4 मरले की जमीन जो है जमात इस्लामी प्रॉपर्टी वो सीज कर दी गई। इसके अलावा गुज़श्ता भी जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी कैमू में, रेडवनी में और कुलगाम में सील की गई और आज अनंतनाग में भी ये कार्रवाई अंजाम दी गई। और कुल मिलाकर ये कार्रवाइयाँ पिछले कई महीनों से जारी है। और अगर हम बिलखुसूस स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात करें तो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कार्रवाइयाँ न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि जो टेरर फंडिंग मामलों में जो मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और जहूर, आपने बताया कि मस्जिद दारुस्सलाम से के करीब जो है जमीन जो जमात इस्लामी की थी वो सीज की गई। क्या ये मस्जिद दारुस्सलाम आप जहां पर है या जो जहां पर ये प्रॉपर्टी सीज की उससे बिल्कुल करीब है? क्या इस वक्त जो अजान की आवाज आ रही क्या उसी मस्जिद से आ रही है? बिल्कुल, अगर हम मस्जिद की बात करें, चूंकि हम किसी और जगह पे अभी हैं, लेकिन अगर हम बात करें मस्जिद की, मस्जिद दारुसलाम जो है वो बिल्कुल अपनी पोजीशन में है और उस पर कोई जो है वो सीज नहीं की गई है। लेकिन उसके बगल में जो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसके बगल में ये प्रॉपर्टी जो है वो सीज की है एसआई ने, और ये उसका सहन बताया जा सकता है या फिर आप उसके जो बगल में प्रॉपर्टी है बिल्कुल उसका वो सीज की गई है, न कि मस्जिद। बिल्कुल दारुसलाम मस्जिद को सील नहीं किया गया, लेकिन उसके बगल में जो प्रॉपर्टी है वो सीज की गई और आज सुबह सुबह ही ये कार्रवाई जो है एसआईए ने अंजाम दी। विशाल जी, जहूर, ऐसी कुल कितनी प्रॉपर्टीज वहां पर या कितनी ऐसी जमीनों को या कितने और ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर ये कार्रवाई चल रही है? और क्या कुछ आपकी बात हो पाई थी किसी भी ऑफिशियल से? क्या उन्होंने कुछ बताया है मीडिया को कि उनकी कार्रवाई ये किस तरह की है और कब तक जारी रहेगी? बिल्कुल विशाल, को बताऊं कि ये कार्रवाइयां जो हैं ये गुज़श्ता कई महीनों से जारी हैं और जब से जमात इस्लामी के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है और न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि टेरर फंडिंग मामलों में भी जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई काफ़ी तादाद में है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, बिलखुसूस अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और पुलवामा की, तो दर्जनों ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको अटैच किया गया। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि कई कॉम्प्लेक्सेस, कई दुकानें और कई मकानात भी सर्व मुहर किए गए, जो बाज़ाब्ता तौर पे जो जिसमें मैजिस्ट्रेट साथ होता है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये प्रॉपर्टीज सील की जाती है, वहाँ पे बोर्ड लगाया जाता है। जी जहूर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हम अब दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे और अगली खबर है बडगाम से। खबर बडगाम से आ रही है, काफ़ी बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की है, 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 6 टिप्पर जो है उसे जब्त किया गया है। तो बडगाम से ये खबर है जहां पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो गैर कानूनी तौर पर खुदाई का काम कर रहे थे या खुदाई कर रहे थे, खनन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 6 टिप्पर जो है उन्हें जब्त किया गया है। ये हमारे साथ खबर इस वक्त हमें बडगाम से मिल रही है। हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर
आबिद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, और क्या जानकारी डिटेल में आपके पास है, और ये गैर कानूनी तौर पर जो खनन या जो वहां पर खुदाई चल रही थी, ये किस तरह की खुदाई और कब से ये सब चीजें होती चली आ रही हैं वहां? विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बड़गाम एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारे करीबाज थे, लेकिन उसके बाद लगातार इलीगल एक्सकैवेशन होती गई, इलीगल माइनिंग होती गई। लोग आराम से जो ये करीबाज थे इन्हें तबाह करते गए, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह इन करीबाज को काट के खोद के नकल हमल इनकी की गई, चाहे इंतजामिया की जानिब से हो, मकामी लोगों की जानिब से हो। ये सिलसिला कई बरसों से चलता आ रहा है, लेकिन लास्ट ईयर जो बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्लियरली डायरेक्शंस दिए थे, किसी भी तरह की कोई भी जो खुदाई है, चाहे या हम कहेंगे इलीगल माइनिंग और एक्सक्यूएशन को उन्होंने पूरी तौर से बैन किया था। उसके बाद लगातार कार्रवाइयां होती रही, लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो बड़गाम पुलिस है वो लगातार कार्रवाई करती रही, और जो बीती रात थी उन्होंने कई मकामात पर नाके लगाए थे, और नाकों के दौरान ये जो लोग हैं इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इनके साथ बहुत शुक्रिया आपका आबिद, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत शुक्रिया। और ये जो खबर इस वक्त अभी आप देख रहे थे, लीगल माइनिंग की खबर थी, और इसके साथ ही अब हम एक और अहम खबर आपको दे दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की है और कहा है कि स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार में विश्वास करते थे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद और वो नेहरू और गांधी के भारत के कट्टर समर्थक थे। महबूबा ने अदालतों और अन्य मामलों पर भी अपनी बात रखी है। जम्मू कश्मीर मुल्क अकिस हिंदुस्तानस मज बराबरी हज पनुन झंडे पनुन आईन पनी असेंबली, मगर बदकिस्मती कि यस वनकन जमात जो आज की जमात है, इन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का आईन खत्म किया बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान के आईन पे बुलडोजर चलाया। इन्होंने जम्मू कश्मीर का 370 खत्म करते करते इस मुल्क के आईन को भी खत्म कर दिया। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी जी को अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया, वो भी अदालत थी, और आज हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि अदालतें जमानत देने से घबराती हैं। ये आप खुद सोचिए, एक अदालत वो इंदिरा जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, जिसने उस वक्त वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया, और आज की अदालतें बेगुनाहों बेकसूरों को जमानत देने से भी घबराती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं इस वक्त। एक मीडिया वो जब भी कहीं कम्युनल राइट्स होते थे, फसादात होते थे, तो मीडिया बात करता था, चाहे वो मीरठ में हुआ मुसलमानों का कत्ल गारत, चाहे 84 में सरदारों का हुआ, चाहे गुजरात में मुसलमानों का हुआ, एक वक्त मीडिया सब दिखाता था। हम अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी जिसने हमारा आईन 2019 में खत्म किया, आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है ये उसको भी खत्म करेगी। इन्होंने हमारा झंडा खत्म किया, आने वाले वक्त में वो तिरंगा जिसके लिए यहाँ के लोगों ने, जिसके लिए पूरे मुल्क के लोगों ने खून बहाया है, ये उस झंडे को भी तब्दील करके भगवा झंडा बनाएंगे।